अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। लेकिन फिजियोलॉजी को समझने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी एनाटमी को समझना पड़ेगा, और अगर आपने अभी तक मेरा लेक्चर नहीं देखा एनाटमी के बारे में या इंट्रोडक्शन के बारे में रिस्पायरेटरी सिस्टम के, तो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं जाकर। पहले आप वो लेक्चर देख लें, उसके बाद फिर आप फिजियोलॉजी आपको समझ में आएगी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है इसमें। वो एक्सरसाइज हमने किस तरह से करनी है? सिंपल एक्सरसाइज है, हमने कोई वॉकिंग वगैरह नहीं करनी। इसमें सिर्फ हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। आप अपनी जगह पर बैठ कर भी ईजिली कर सकते हैं ये एक्सरसाइज। तो आपने क्या करना है बेसिकली, इसमें सिंपली आपने ब्रीथ इन करना है एयर को और ब्रीथ आउट करना है, ठीक है। अब जब आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ यही नहीं करना, आपने और भी करना है कि आपकी बॉडी में चेंज क्या आ रहा है जब आप ब्रीथ इन कर रहे हैं और जब आप ब्रीथ आउट कर रहे हैं। तो क्या चेंजेस आ रही हैं आपकी बॉडी में? यकीनन आपकी बॉडी में कुछ इस तरह के ही चेंजेस आ रहे होंगे जैसे आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है। आपको भी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट फील हो रही होगी अपनी चेस्ट कैविटी की। बिल्कुल इसी तरह से सिनेरियो होता है, और ये किस तरह से, क्यों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होने से क्या होता है बेसिकली, किस तरह से ब्रीदिंग इन होती है, ब्रीदिंग आउट होती है, ये हम सारी आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फिजियोलॉजी में सारा हम ये पढ़ेंगे, किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये प्रोसेस चल रहा होता है, हम क्यों ब्रीद इन करते हैं, एयर क्यों ब्रीद इन होती है और क्यों ब्रीद आउट होती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे पहला जो प्रोसेस है, जो इवेंट है, दैट इज़ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग का प्रोसेस है जो मैंने भी आपको बताया भी, कि हम एयर जो है वो ब्रीद इन करते हैं और फिर ब्रीद आउट करते हैं। इट इज़ बेसिकली मूविंग द एयर इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स, ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन, ठीक है। जैसे वेंटिलेशन होती है सिंपली कि एयर मूव इन हो रही है और मूव आउट हो रही है, तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर लंग्स के साथ भी ये होता है कि उसके अंदर एयर इन मूव होती है और फिर आउट ऑफ द लंग्स मूव होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट हमारे पास आता है ब्रीथिंग के बाद, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा होता है बेसिकली बिटवीन द एयर इन द लंग्स एंड द ब्लड, ठीक है। यहाँ पे हमने गौर करना है बिटवीन द एयर इन द लंग्स, क्योंकि अब एयर जो है ब्रीदिंग के प्रोसेस के बाद लंग्स में एंटर हो चुकी है और अब उसने एक्सचेंज होना है विद जो गैस है, जो हम सबसे इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन जो हमें चाहिए होती है बेसिकली ज़िंदा रहने के लिए, वो एक्सचेंज होती है विद द ब्लड, ठीक है। इसके अलावा भी और गैसेज एक्सचेंज हो रही होती हैं, वो जब मैं आपको कंप्लीट फिजियोलॉजी बताऊंगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है हमारी बॉडी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गैस है हमारे ज़िंदा रहने के लिए, दैट इज़ ऑक्सीजन। हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, अब उसमें होता है गैस की ट्रांसपोर्ट। देखो ब्लड के अंदर एक दफ़ा गैसेज चली गई, ठीक है। अब इस ब्लड ने, आपको पता है ना, ब्लड जो है वो क्या है बेसिकली, ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जो ना सिर्फ गैसेज ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, बल्कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, डिफरेंट सॉल्यूट्स प्रोवाइड करता है, हमारे सेल्स को नरिश करता है। तो जब ये गैसेज ब्लड के अंदर चली जाती हैं तो अब इसका काम क्या है, अपना काम परफॉर्म करता है वो ट्रांसपोर्ट करने का। अगर आपने मेरा ब्लड के बारे में लेक्चर नहीं लिया तो आप कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं ब्लड के बारे में, जो इसका इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर आप सजेशन में भी क्लिक कर सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी अबाउट माय टॉपिक, जिस पे मैंने ब्लड को कवर किया था। तो ठीक है, अब ये गैस जब एक बार ब्लड में आ गई है, वो क्या करेगा ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल्स, क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स को बहुत ज़रूरी, क्यों हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे बॉडी सेल्स की रिक्वायरमेंट है। हमें अपनी ज़िंदगी के प्रोसेसेस को रन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी सेल्स बेसिकली ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करते हैं। और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये बॉडी सेल्स अपना काम परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी गैस नहीं है, उसको हमने आउट ऑफ द बॉडी मूव करना होता है। तो अब ये भी ब्लड ही करता है, ये भी ब्लड, ये वाला काम भी ब्लड ही करता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे आगे चल के। फिलहाल हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ, दैट इज़ इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जब एक दफ़ा ब्लड के पास आ गई गैस, तो अब उसने क्या करना है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल, ठीक है। वो ब्लड के पास जो गैस मौजूद थी, ऑक्सीजन, वो क्या कर रहा है, बॉडी सेल्स को सप्लाई कर रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये जो एक्सचेंज है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन का प्रोसेस। और फिर डेफिनेटली जब सेल के अंदर चली जाती है ऑक्सीजन, जो कि बॉडी सेल्स की रिक्वायरमेंट है उसको अपने प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए, सेलुलर प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, तो वो उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करती है अपने सेल के प्रोसेसेस में, एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। और इसमें एक बाय प्रोडक्ट गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमारे बॉडी के सेल्स कार्बन ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थे हमारे पास रेस्पिरेटरी इवेंट्स। लेकिन इसमें जो हम आज की जो वीडियो में मैं कवर करूंगी जिस रेस्पिरेटरी इवेंट को, वो हमारे पास ब्रीदिंग का इवेंट है। इसको मैं डिटेल में कवर करूंगी। बाकी जो रिस्पायरेशन है, बाकी ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड है, इंटरनल रिस्पायरेशन है, ये सब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगी। मूविंग ऑन,
टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग की तरफ जाने से पहले हम पहले देख लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम पढ़ क्यों रहे हैं। बेसिकली इसका जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, क्योंकि किसके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एटमॉस्फेयर के दरमियान में, लंग्स के दरमियान में, ब्लड एंड सेल्स ऑफ द बॉडी के दरमियान में, क्योंकि हमारी बॉडी को इन गैसेस की ज़रूरत है। इसीलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के अंदर। अब ये तो हमारे पास प्रिंसिपल फंक्शंस की मैंने आपको बता दी, जो कि क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन इसके अलावा भी हमारे लिए कुछ सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। उनको हम बस जल्दी से देख लेते हैं। इनकी डिटेल पे तो हम नहीं जाएँगे, लेकिन बस क्विकली हम देख लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन, वो क्या है, फ़िल्टर करता है इंस्पायर्ड एयर को। जब भी आपके नोज़ से एंटर होती है एयर और यहाँ ट्रेकिया में जाती है, विंड पाइप में जाती है, तो वो ऐसे ही नहीं चली जाती है। आपको पता है एयर के अंदर माइक्रोब्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, पोलन पार्टिकल्स भी हैं, तो वो हमारी लंग्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो ये हमारी जो एयर हमारे लंग्स तक पहुँचती है वो थ्रू नोज़ बेसिकली फ़िल्टर होकर पहुँचती है। ठीक है, फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस ये नोज़ कर रहा होता है हमारे लिए। इसके अलावा नोज़ का काम, फ़िल्ट्रेशन के अलावा नोज़ का काम सेंस करना भी है, स्मेल को सेंस करना है। ठीक है, हमें स्मेल आती है वो नोज़ की वजह से आती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी फंक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन का। आपको पता है ये नोज़ जो है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है ना, तो इसीलिए ये सेकेंडरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा साउंड की प्रोडक्शन की बात आ जाती है। साउंड की प्रोडक्शन जो है वो लैरिंक्स से हो रही होती है। जब विंड टकराती है, यहाँ पर एडम्स एप्पल मौजूद होता है, हमारा वॉइस बॉक्स मौजूद होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो हम बोल रहे हैं, वो साउंड प्रोड्यूस होता है विद द हेल्प ऑफ दिस लैरिंक्स। जब वो एयर वेव्स आकर इस पर टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन की। लेकिन आपने याद रखना है कि प्रिंसिपल फंक्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिस पे हम फोकस करेंगे आज की वीडियो में, वो क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, एटमॉस्फेयर, ब्लड, लंग्स, सेल्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो प्रिंसिपल फंक्शन है वो किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म करता है? वो बेसिकली 3 बेसिक स्टेप्स के थ्रू परफॉर्म करता है। उसमें पहला जो स्टेप है दैट इज़ पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको हम ब्रीदिंग का नाम भी देते हैं, जो आज हम के वीडियो लेक्चर में जिसको कवर करेंगे। उसके अलावा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या उसको आप पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप एक बात नोटिस कर लें कि पल्मोनरी का वर्ड जिस भी चीज़ के साथ होगा तो आपने इस अंडरस्टूड सी बात है कि वो यहाँ पर लंग्स की बात हो रही होती है। ठीक है, पल्मोनरी का वर्ड हमेशा लंग्स की कॉम्पोनेंट्स के साथ आता है। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसको हम ब्रीदिंग कह रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, इंटरनल या फिर टिश्यू रेस्पिरेशन का नाम भी दिया जा सकता है। बट हमारा मेन फोकस अगेन मैं आपको बता दूं कि ब्रीदिंग के ऊपर है। बाकी एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आगे चलने से पहले यहाँ पर हमने 2 टर्मिनोलॉजीज़ की बात की, ब्रीदिंग की और रेस्पिरेशन की मैं बात कर रही हूँ। जब हम लेमैन की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं ना, तो जो एक आम आदमी है वो ब्रीदिंग को और रेस्पिरेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता, वो दोनों को सेम चीज़ें समझता है। लेकिन जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन 2 डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। ठीक है, बेसिकली काम उनका एक ही आइडेंटिकल है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेकिन उनकी जो फिजियोलॉजी है वो टोटली डिफरेंट है। ब्रीदिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंपली क्या है, लंग्स के अंदर एयर का मूव इन होना और मूव आउट होना क्या कहलाता है? हमारे पास ब्रीदिंग कहलाता है। ठीक है, अब आप इस सेंस में भी कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड बिटवीन लंग्स, वो आपके पास ब्रीदिंग कहलाती है। अगर हमें रेस्पिरेशन की बात करूँ तो रेस्पिरेशन में फिर सेलुलर प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें आपका ब्लड भी इन्वॉल्व हो जाता है, सिर्फ लंग्स तक बात नहीं रहती। उसमें आपके लंग्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी बॉडी के सेल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेलुलर प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो रेस्पिरेशन जो है वो बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन ब्रीदिंग को हम डिफरेंशिएट करते हैं रेस्पिरेशन से कि इसमें आपके पास लंग्स इन्वॉल्व है सिर्फ, जबकि रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें आपके बॉडी सेल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपका ब्लड भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये तो हमारे पास छोटा सा डिफरेंस था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। सो अब आपने कंफ्यूज नहीं करना इन 2 टर्म्स में, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन 2 डिफरेंट चीज़ें हैं फिजियोलॉजी के हिसाब से। जी, अब हम स्टार्ट करते हैं ऑफ़िशियली ब्रीदिंग को। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हम एयर जो है वो हम ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं फिर एयर। तो ऐसा जो होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? जब हम ब्रीथ इन करते हैं या ब्रीथ आउट करते हैं, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीदिंग का प्रोसेस कहते हैं, जिसमें एयर मूव इन होती है और एयर मूव आउट होती है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम लंग्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आ जाते हैं। ये रिब केज एक्सपेंड होता है, और इसमें रिब केज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डायफ्राम, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी इस पूरी वीडियो लेक्चर में। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें बेसिकली हम कंबाइन तौर पर जब एयर मूव इन होती है और मूव आउट होती है, इस प्रोसेस को हम कंबाइन तौर पर कहते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, या आप इसको इनहेलेशन भी कह सकते हो, या एक्सहेलेशन भी कह सकते हो, या आप इसको इंस्पायरेशन भी कह सकते हो।
इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ है हमारे पास। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 प्रोसेसेस आते हैं। एक है हमारे पास इंस्पिरेशन, ये बिल्कुल भी वो वाली इंस्पिरेशन नहीं है कि आप किसी से मुतासिर हों। इसको आप इन्हेलेशन भी कह सकते हैं। ये फिजियोलॉजी वाली इंस्पिरेशन है, जिसका मतलब है बेसिकली, बल्कि मैं इसका मतलब आपको आगे चल के बताऊँगी। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में 2 तरह के हमारे पास प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। इंस्पायरेशन यानी कि ब्रीदिंग एक अम्ब्रेला टर्म है और उसके अंदर 2 प्रोसेसेस चल रहे हैं। उसको हम क्या कह रहे हैं, एक प्रोसेस को कह रहे हैं इंस्पिरेशन और दूसरे प्रोसेस को कह रहे हैं एक्सपिरेशन या एक्सपायरेशन। और ये दोनों प्रोसेसेस जो है ब्रीदिंग है वो डिपेंड करते हैं ऑन द डिफरेंसेस इन प्रेशर। मार्क माय वर्ड्स, ये जो दोनों प्रोसेस यानी कि जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है बेसिकली वो डिपेंड करता है डिफरेंसेस इन प्रेशर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्रीदिंग को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। लेकिन ये ब्रीदिंग का प्रोसेस डिपेंड किस पर कर रहा होता है, डिफरेंस इन प्रेशर। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे किसके डिफरेंस इन प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। तो आपको ये समझने के लिए, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग को समझने के लिए आपको पहले प्रेशर्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो अभी आगे चल के मैं आपको प्रेशर के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से प्रेशर्स इन्वॉल्व होते हैं बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये जो डिफरेंस इन प्रेशर है ये बेसिकली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करता है। ऑक्सीजन हम ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं। सो अब हम देखते हैं जी इंस्पिरेशन का प्रोसेस। इंस्पिरेशन का प्रोसेस जैसे मैंने पहले भी डिफाइन किया कि इंस्पिरेशन इज द प्रोसेस दैट कॉजेज एयर टू एंटर द लंग्स। ठीक है, जब एयर एंटर होती है लंग्स के अंदर तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, यानी कि एयर का मूव इन होना क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। इस तरह से जब हम नेजल कैविटी या माउथ के थ्रू एयर जो है हमारे लंग्स में एंटर होती है तो वो क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन इसके अपोजिट हुआ है बिल्कुल प्रोसेस। एक्सपायरेशन इज द प्रोसेस दैट कॉजेज एयर टू लीव द लंग्स। ठीक है, अब हम ये एयर जब निकल जाती है लंग्स से तो उसको आप क्या कहते हो, एक्सपायरेशन का प्रोसेस कहते हो। तो यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के प्रोसेस को। अब हम बात करते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, जो मैंने पहले भी बात की थी कि वो डिपेंड करती है प्रेशर्स के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो आपको प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन किस प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ, कौन से प्रेशर्स की बात कर रही हूँ। तो बेसिकली पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग के अंदर 3 तरह के प्रेशर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है या जो ब्रीथिंग की फिजियोलॉजी है वो आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। तो वो कौन से 3 प्रेशर्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर एंड इंट्रा प्लोरल प्रेशर। तो यहाँ पर आप टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। एटमॉस्फेरिक के बारे में तो ज़ाहिर है आप जानते ही हैं। इंट्रा एल्वियोलर क्या होता है, इंट्रा प्लोरल प्रेशर क्या होता है, ये मैं आपको अभी इस वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। तो 3 तरह के प्रेशर्स के ऊपर पल्मोनरी वेंटिलेशन डिपेंड कर रही होती है, एटमॉस्फेरिक, इंट्रा एल्वियोलर, इंट्राप्लोरल। और ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बेसिकली इन तीनों प्रेशर्स के दरमियान में जो डिफरेंस है दैट इज़ द बेसिस ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, कि हम जो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं वो इन तीनों प्रेशर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय गैसेस इन द एयर। ठीक है, आपको पता है हम जो ब्रीद इन जो चीज़ करते हैं वो एयर ब्रीद इन करते हैं। कहाँ से ब्रीद इन करते हैं, एटमॉस्फेयर से ब्रीद इन करते हैं। और एयर के अंदर गैसेस मौजूद हैं। जब भी गैसेस मौजूद होंगी तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रेशर अप्लाई करेंगी, किसी भी मीडियम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती हैं। तो एयर में भी डेफिनेटली गैसेस प्रेशर अप्लाई करेंगी। तो जो एयर के अंदर जो गैसेस प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, एक्सर्ट कर रही होती है, वो क्या कहलाता है, मिलकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। एयर के अंदर एयर की जो कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत सारी गैसेस इन्वॉल्व हैं। जो जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस है वो ऑक्सीजन है जो 21% है, लेकिन हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन की, दैट इज 78%। यानी कि हमारी एयर के अंदर नाइट्रोजन इज़ द हाईएस्ट परसेंटेज गैस प्रेजेंट विद हाईएस्ट परसेंटेज। उसके बाद जो है हमारे पास डिफरेंट गैसेज आ जाती हैं, आर्गन है, और भी बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं। तो लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट गैसेज है वो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। सो ये एयर की कॉम्पोजिशन है जो क्या कहलाती है, और ये सारी गैसेस मिलकर क्या कर रही होती है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेसिकली। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी रिलेटेड हैं जो आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी फिजियोलॉजी को समझने के लिए। एक होता है हमारे पास नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, तो नेगेटिव प्रेशर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर इज प्रेशर लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन प्रेशर्स का विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जब जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, लेस होता है, उसको आप क्या कहते हो, नेगेटिव प्रेशर कहते हो। इसके अलावा हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर भी होता है, जाहिर है अब इस नेगेटिव प्रेशर के अपोजिट होगा पॉजिटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर क्या होता है, इज द प्रेशर दैट इट इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेशर से ज़्यादा होगा वो पॉजिटिव प्रेशर कहलाता है।
ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूँ कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। तो जो भी प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? पॉजिटिव प्रेशर, और जो प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होगा वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव प्रेशर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रेशर है, दैट इज़, ये तो हमने डिफरेंसेस की बात करी, जो कम प्रेशर है, ज़्यादा प्रेशर है। अब हम बात करते हैं अगर इक्वल टू हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल टू कोई प्रेशर हो तो वो प्रेशर क्या कहलाता है? वो प्रेशर कहलाता है जी ज़ीरो प्रेशर, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम प्रेशर को क्या कहते हैं? ज़ीरो प्रेशर कहलाता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई डिफरेंस नहीं है। जिस प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, और जिस प्रेशर की हम बात करें दूसरा प्रेशर, वो भी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो उसका क्या कहते हैं? ज़ीरो प्रेशर। तो यहाँ पर तो होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हवाले से बात। अब हम चलते हैं इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर की तरफ। इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो है, आपको पता है एल्विलाई लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पे बेसिकली जो प्रोसेस है, क्रूशियल प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो हो रहा होता है। तो लंग्स के अंदर अब इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है एल्विलाई की वजह से, जिसके अंदर गैसेस मौजूद होती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जैसे एयर में गैसेस एक्सर्ट कर रही होती हैं प्रेशर, इसी तरह से लंग्स के अंदर भी वो एयर एक्सर्ट कर रही होती है प्रेशर। तो इस प्रेशर को क्या कहते हैं? जो लंग्स के अंदर गैसेस की वजह से एक्सर्ट हो रहा होता है उसको आप कहते हैं इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू क्या होती है? बेसिकली वो क्या होती है? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और यहाँ पर अगर आप देखो और करो तो यहाँ पे 0 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कहते हैं, और इसको हम ज़ीरो प्रेशर भी कह सकते हैं। मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि ज़ीरो प्रेशर कौन सा होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और यहाँ पर इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर भी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मीन्स इन दोनों के अंदर कोई नेट डिफरेंस नहीं है, यानी कि डिफरेंस ऑफ प्रेशर नहीं है, इसलिए हम इसको ज़ीरो मिली मरकरी और मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं, ज़ीरो प्रेशर भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास होता है जी इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो थर्ड काइंड ऑफ प्रेशर हमने बात की थी पल्मोनरी वेंटिलेशन के, जो इंपॉर्टेंट होता है। ये जो मैंने आपसे बात की है, मैं सारी जो बता रही हूँ आपको, प्रेशर्स की जो वैल्यूज़ बता रही हूँ, ये नॉर्मल लंग की है, एट रेस्ट जब लंग होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर है, अगर आप एनाटमी वाला मेरा लेक्चर देखें तो उसमें आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमारे दो बेसिकली प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं हमारे लंग्स के अंदर। एक होती है विसरल प्लूरा और एक होती है पेराइटल प्लूरा, और इन दोनों के दरमियान में एक बहुत ही माइन्यूट सी स्पेस होती है, उसको क्या कहते हो? इंट्रा प्लूरल स्पेस। और इस इंट्रा प्लूरल स्पेस में प्रेशर भी होता है, फ्लूइड होता है उसके अंदर, उसको आप क्या कहते हो? वो फ्लूइड भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा ये जो लंग्स हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है, ये अपने आप को रिकॉइल करते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इनकी, तो ये एक्सर्ट कर रहे होते हैं फोर्स। और रिब केज जो है हमारा, वो भी एक्सर्ट कर रहा होता है फोर्स बेसिकली। तो इन दोनों की यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर क्रिएट होता है, उसको आप क्या कहते हो? इंट्रा प्लूरल प्रेशर, एंड दैट इज सब एटमॉस्फेरिक। सब एटमॉस्फेरिक मैं यहाँ पे क्यों कह रही हूँ? अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो ये -3 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। किससे कंपेरेबल है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये क्या कहलाता है? नेगेटिव प्रेशर कहलाता है। ठीक है, वैसे इसका जो रियल वैल्यू है वो क्या होती है हमारे पास? बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं 756 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होती है, लेकिन जब मैं इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से माइनस करती हूँ तो वो डिफरेंस जो आता है वो बेसिकली -4 या अप्रॉक्सीमेटली -3 का डिफरेंस आता है, तो वो नेगेटिव वैल्यू आती है, इसीलिए आप इसको नेगेटिव प्रेशर कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गया इंट्रा प्लूरल प्रेशर। ठीक है, तो अब आपने इन प्रेशर्स के बारे में ध्यान रखना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर क्या है, और इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या है। तो अब जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस है, जो कि पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग में से एक प्रोसेस है इन्वॉल्व, जिसमें हम क्या करते हैं? मूव इन करते हैं एयर को। तो ये जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये हमारे दो मसल ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रेशर्स के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास दो मसल ग्रुप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक है डायफ्राम और एक है हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये डायफ्राम क्या होता है? बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये डोम शेप में आपको जो मसल नज़र आ रहा है, दैट इज़ बेसिकली डायफ्राम। और ये जो आपको ये रिब केज दिखाया गया है, इसके जो यहाँ पे मसल्स मौजूद हैं, यहाँ पे दरमियान में आपको गैप दिखाया है, बेसिकली मसल्स हैं जो क्या करते हैं? इसको इलास्टिक प्रॉपर्टी देते हैं। ठीक है, ये मसल है ना, ज़ाहिर है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। दो कौन से दो हैं? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि रिब केज के मसल्स हैं, और दूसरा क्या है हमारे पास? डायफ्राम का मसल है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं एयर को, तो हमें हमारी बॉडी में चेंज फील होता है, हमें अपनी चेस्ट कैविटी थोड़ी सी एक्सपेंडेड फील होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो लेवल है वो चेस्ट कैविटी का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। किसकी वजह से इंक्रीज़ होता है? क्योंकि ये डायफ्राम चूँकि मसल है, जब ये रिलैक्स करता है अपने आप को, जब ये अपने आप को रिलैक्स करता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करता है जब ये अपने आप को,
तो ये क्या करता है, ये हमारी जो चेस्ट कैविटी है और लंग्स का साइज़ उसका जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ पर आप इसमें देख भी सकते हैं किस तरह से ये जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, रिब केज का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंसेस कैसे आते हैं, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो, अब जो इंस्पिरेशन का प्रोसेस है बेसिकली, पहले आपने ये समझना है कि उसमें चेंज क्या आ रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है? अगर आप दोबारा से इनहेल करोगे एयर को तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। चेस्ट कैविटी का जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होगा तो लंग्स को भी स्पेस मिल जाएगी, वो अपने आप को फैला सकें, एक्सपैंड कर सकें। सो द एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी फोर्सेस द लंग्स टू स्ट्रेच एंड एक्सपेंड एज वेल, ठीक है? तो जब लंग्स के अंदर ये इलास्टिसिटी होती है, वो इलास्टिक इन नेचर होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही उनको स्पेस मिलती है वो अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, अपने लिए स्पेस बनाते हैं। दिस इंक्रीज इन वॉल्यूम, जब आप देखो, अब जब उसको जगह मिल गई स्ट्रेच होने के लिए तो अब उसका लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया है। to a, to a decrease in intra this increase in volume leads to a decrease in intra alveolar pressure। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर अब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था उससे लोअर डाउन होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है ये मैं भी आपको आगे चल के बताती हूँ, पहले आप ये यहाँ पर ये समझ लें कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अपने आप को तो वो क्या करता है बेसिकली, वॉल्यूम लंग के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है, रिब केज के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होने की वजह से प्रेशर्स डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब एज अ रिजल्ट अ प्रेशर ग्रेडियंट इज क्रिएटेड दैट ड्राइव्स एयर इनटू द लंग, ठीक है? अब जो मैंने स्टार्टिंग में डिफरेंस ऑफ प्रेशर की बात की थी वो ये है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव का साइन आपको नजर आ रहा है। तो ये पॉजिटिव क्या है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका मतलब है ज़्यादा हो चुका है, यानी कि इससे कंपेयर अगर मैं करूँ इंट्रा एल्वेलर प्रेशर से, तो ये ज़्यादा हो चुका है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो चुका है एज़ कम्पेयर टू इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था हमारे पास 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और इंट्रा एल्वेलर प्रेशर क्या था हमारे पास 760 था जो पहले, लेकिन अब वो कम हो चुका है, ठीक है? वो किस तरह से कम हो चुका है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, वॉल्यूम में क्यों ऐसा कह रही हूँ कि इंक्रीज इन वॉल्यूम लीड्स टू अ डिक्रीज इन इंट्रा एल्वेलर प्रेशर। तो बेसिकली इसके लिए आपको एक लॉ समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ। उसमें गैसेस की एक प्रॉपर्टी है कि जब आपने गैस को किसी कंटेनर में बंद किया हुआ है ना, ठीक है, अगर तो आप उसका वॉल्यूम उस कंटेनर का बढ़ा देते हो, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है कि जो गैस है उसका प्रेशर, वो गैस जो है वो कम प्रेशर अप्लाई करती है वॉल्स के ऊपर, और आपस में भी वो कम टकराती है, एक दूसरे के ऊपर भी कम प्रेशर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। किस वजह से डिक्रीज होता है, देखो उसके पास वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो उसको वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या होता है जी, डिक्रीज हो जाता है। वी स्टैंड फॉर वॉल्यूम एंड पी स्टैंड फॉर प्रेशर। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज हुआ, क्योंकि अब जो गैसेज हैं उनके पास इतनी स्पेस है कि वो इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट करें और यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसको डिक्रीज कर दें, अब गैसेज के पास इतनी जगह नहीं रही कि वो इजीली मूव कर सकें, तो अब वो क्या करते हैं, आपस में भी कोलाइड होना शुरू हो जाते हैं और जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ भी कोलाइड करना शुरू कर जाते हैं। तो जब वो कोलाइड होते हैं तो जाहिर है वो एक प्रेशर अप्लाई करते हैं वॉल्स के ऊपर भी और आपस में भी एक दूसरे के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये वॉल्यूम के डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है कि प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता गैसेस के वॉल्स के साथ टकराने से और आपस में कोलाइड होने से वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि इसके अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बिल्कुल यही सारा सिनेरियो जो है हमारे लंग्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। जैसे हमने कहा कि जब हम इंस्पायरेशन का प्रोसेस में हमारी थोरेसिक कैविटी और हमारे लंग्स एक्सपैंड हो जाते हैं तो उनका क्या हुआ, बेसिकली वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा हमारे लंग्स का इस डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, जैसे ही हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसके अंदर जो प्रेशर है एयर का, जो कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था पहले, अब वो क्या हो जाएगा, 760 से कम होकर 757 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक चला जाएगा। किस वजह से, क्योंकि अब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो प्रेशर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ प्रेशर आ गया ना। हमने शुरू में बात की थी कि जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंसेस इन प्रेशर के ऊपर। अब आपको पता है हमेशा चीज़ें कहाँ से मूव करती हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी तरह से जो एयर है
फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू जो कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है, मूव करेगी टूवर्ड्स द लोअर प्रेशर जो कहाँ है, लंग्स के अंदर है। इस तरह से इंस्पिरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर रन होता है। इस तरह से जो एटमॉस्फेयर से एयर है वो एंटर होती है इनटू द लंग्स बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस। वो प्रेशर किस डिफरेंस किस वजह से क्रिएट हुआ है, इस डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, इसके चेस्ट कैविटी के और लंग्स के वॉल्यूम के इंक्रीज होने की वजह से। ठीक है, तो ये था इंस्पिरेशन का प्रोसेस। अब जब आपको इंस्पिरेशन का प्रोसेस समझ आ गया है, उसकी फिजियोलॉजी समझ आ गई, तो एक्सपायरेशन तो आपको समझने में कोई मसला ही नहीं होगा। आपको ये सारे प्रेशर के बारे में पता लग गया है। आपको मैंने बॉयल्स लॉ के बारे में बता दिया है कि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर मैं बिल्कुल सिंपलर टर्मिनोलॉजी में बात करूँ। तो एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो कि हमने पहले भी डिफाइन किया, जो सेकेंड इवेंट होता है ब्रीदिंग के प्रोसेस में, जिसमें से एयर मूव आउट होती है लंग्स से। ठीक है, तो वो किस वजह से मूव आउट होती है, उसके लिए भी एक बेसिस बनती है, उसके लिए भी प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। अब वो किस वजह से क्रिएट होता है, द प्रोसेस ऑफ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज पैसिव, मीनिंग दैट एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पुश एयर आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है, जो सारा सिनेरियो होता है आपका इंस्पिरेशन का प्रोसेस, आपका एक्सपायरेशन का प्रोसेस, ये बिल्कुल भी एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होता। ये किस पे डिपेंड होता है, प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड होता है। तो अब क्या होता है कि जब आपको पता है, मैंने जैसे पहले बताया कि लंग्स के अंदर लंग्स जो है वो इलास्टिक नेचर के होते हैं, और आपको पता है इलास्टिक को जब आप स्ट्रेच करते हो तो वो वापस अपने आप को अपनी ओरिजिनल हालत पर ले जाने के लिए फोर्स लगाता है। तो जैसे ही एयर मूव इन होती है लंग्स के अंदर, ठीक है, अब क्या होता है कि एयर तो मूव इन हो गई, अब मूव आउट करवाना है लंग्स को, लंग्स से एयर को, तो वो किस तरह से होगी, अभी डायफ्राम जो कि पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में था, यहाँ पे ये नीचे की तरफ मूव कर गया था, अब ये क्या करता है, डायफ्राम चूंकि एक मसल है, अब वो अब अपनी रिलैक्स फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब उसने अपने आप को रिलैक्स कर लिया है, इस तरह से वो रिलैक्स फॉर्म में आ गया है। तो इसने अब इस डायफ्राम के रिलैक्स होने की वजह से लंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कि लंग्स की जो प्रॉपर्टी है रिकॉइल होने की, वो वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि अब डायफ्राम ने अपनी वापस जगह ले ली है। ठीक है, अब उसने लंग्स को वो अलाउ नहीं कर रहा कि वो अपने आप को स्ट्रेच कर सके। तो इस वजह से क्या होगा, लंग्स की इलास्टिक नेचर की वजह से वो अपने आप को वापस अपनी जो उनका ओरिजिनल कैपेसिटी थी उसके अंदर वापस से रिस्टोर करेंगे। अगर आप इसको मजीद समझना चाहते हैं तो आप ब्रीथ आउट करेंगे, अगर इंस्पायर इनहेल करें और उसको बाद एक्सेल आउट करें एयर को, तो आपको लगेगा कि वापस आपकी चेस्ट कैविटी अपनी जगह पर वापस आ गई। तो बिल्कुल इस तरह से ये होता है कि लंग्स वापस अपनी असल जो उसकी उनकी वॉल्यूम होता है उसके ऊपर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अब आपको पता है बॉयल्स लॉ से मैंने बताया कि जैसे ही अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है बॉयल्स लॉ से। तो अब क्या होगा, बेसिकली लंग्स के अंदर चूंकि अब वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, तो प्रेशर जो कि पहले 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी था, अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 763 मिली अप्रॉक्सीमेटली 763 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखो और यहाँ पर लंग्स के प्रेशर को देखो, तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर अब क्रिएट हो चुका है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है। और आपको मैंने पहले बताया कि चीज़ें हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब हायर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, लंग्स के अंदर है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम लंग्स टू दी एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी बॉडी से आउटसाइड मूव करेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर मूव करेगी। इस तरह से हम एक्सेल आउट करते हैं, एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है जो कि टोटली अपोजिट है इंस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर आप मैं समराइज़ करना चाहूँगी अपने लेक्चर को। यहाँ पर आपको दोनों दिखाए हुए इंस्पायरेशन का प्रोसेस भी दिखाया हुआ है, या इसको आप इनहेलेशन भी कह सकते हैं, और दूसरा एक्सपायरेशन का प्रोसेस भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशन को मूव करता है, डाउनवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अलाउ करते हैं इस रिब केज को, इस थोरेसिक कैविटी को, कि वो अपने आप को एक्सपैंड करें। तो जब जैसे ही ये थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड होती है, लंग्स को भी जगह मिल जाती है थोड़ा सा फैलने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए। तो लंग्स भी क्या करते हैं, वो भी अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। अब उस एक्सपैंड होने की वजह से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि जैसे ही हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है इनसाइड दी लंग्स, जिसकी वजह से एयर जो है वो मूव इन होती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू दी लंग्स बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब दूसरा प्रोसेस हम देखते हैं एक्सपायरेशन का प्रोसेस, जिसमें डायफ्राम जो है वो क्या करता है, अपने आप को रिलैक्स करता है। अब इसके रिलैक्स होने की वजह से जब वो अपनी ओरिजिनल जगह पर चला जाता है वापस, तो उसकी वजह से लंग्स को भी और रिब केज को भी अपनी ओरिजिनल जगह पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब अगेन प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और एज कम्पेयर टू दी एयर। तो जो हमारी एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, फ्रॉम लंग्स इनटू दी
एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारी बॉडी से आउटसाइड पे मूव करती है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रन होता है इंस्पिरेशन का एक्सलेशन का, जिसको हम कंबाइन तौर पर क्या कहते हैं, आप इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, आप इसको ब्रीदिंग का प्रोसेस भी कह सकते हैं। सो इस तरह से इट इज़ नॉट दैट सिंपलर ब्रीदिंग का प्रोसेस, ठीक है। एयर क्यों मूव इन होती है, क्यों मूव आउट होती है, ये सारी मैंने आपको फिजियोलॉजी एक्सप्लेन कर दी। जो आगे आगे जो प्रोसेसेस हैं रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में कवर करूँगी। तो यहाँ पर अगेन आपको प्रेशर डिफरेंसेस के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर आप समरी में देख सकते हैं। इंस्पिरेशन से पहले, यानी कि इनहेलेशन के प्रोसेस से पहले एटमॉस्फेयर प्रेशर और जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है, वो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर है, वो बेसिकली इक्वल होता है, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही हमारी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो है वो क्या होता है, बेसिकली डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने की वजह से। तो जब यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, तो एटमॉस्फेयर से मूव हो जाती है एयर जो है वो इनटू दी लंग्स मूव हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो एक और प्रेशर लिखा गया है, दैट इज़ योर इंट्राप्लोरल प्रेशर। तो इंट्राप्लोरल प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा इसके जो डिफरेंस है वो इंट्रा एल्वियोलर के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। ये प्रेशर, इंट्राप्लोरल प्रेशर, हमेशा इसमें -3 टू अप्रॉक्सीमेटली 4 का डिफरेंस रहता है। देखो यहाँ पर 760 है, तो यहाँ पर 756 है, अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर ये 759 है तो ये 754 है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 टू 4 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का डिफरेंस है। तो इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एयर को मूव इन करने के लिए, और इंट्रा प्लोरल प्रेशर क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि ये जो लंग्स हैं ये कलैप्स ना हो जाएं, ठीक है। ये इनको कलैप्स से बचाने के लिए ये इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर भी मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विद दिस इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। अब उसके बाद हम देखते हैं इंस्पिरेशन में, तो ये हमारे पास डिफरेंसेस आ गए, लंग्स के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गई और एटमॉस्फेयर में हायर कॉन्सेंट्रेशन। अब एक्सपिरेशन के प्रोसेस के अंदर जब डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करता है, सॉरी रिलैक्स करता है, तो क्या होता है कि अब लंग्स का वॉल्यूम दोबारा से डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे अगेन प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। एटमॉस्फेयर में अब कम प्रेशर है और लंग्स के अंदर ज़्यादा प्रेशर है, तो दिस गैस विल मूव फ्रॉम एयर विल मूव फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी वजह से एक्सपायरेशन का प्रोसेस या फिर हम अपनी जो एयर है वो मूव आउट करते हैं फ्रॉम लंग्स। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर अगेन चेंज हो चुका है। इस ये जो इंट्राप्लोरल प्रेशर है वो इस दिस इंट्राप्लोरल प्रेशर के हिसाब से चेंज हो चुका है। सही है। अगेन मैं आपको बता दूं कि इंट्राप्लोरल प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ठीक है। उसके कोलैप्स होने से बचाने के लिए इंट्राप्लोरल प्रेशर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और उसको इसके साथ चेंज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So if you like my video, then subscribe my channel and press the bell icon, ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना कर सकें। Thank you so much for listening.